का एक और इजलास वज़ीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह की सरबराही में कराची में मुनक्किद हुआ, जिसके अंदर बहुत सारे इशूज़ के ऊपर डिस्कशन की गई। अफसरान ने अपने अपने डिपार्टमेंट्स के हवाले से बात की, वज़रा ने अपने अपने डिपार्टमेंट से के हवाले से बात की और मुख्तलिफ उमूर पे काबीना ने फ़ैसले भी किए। उन फ़ैसलों पर और उन ब्रीफिंग पर आने से पहले कुछ और पॉलिसी इशूज़ जिसके ऊपर काबीना ने फ़ैसला किया, मैंने कहा मैं उससे पहले स्टार्ट करूँ। पहली चीज़, काबीना ने सख्त तशवीश का इजहार किया है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास मुनक्किद ना होने पे। जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं कि आईन पाकिस्तान बड़े वाज़े अंदाज में इस चीज़ का तयन करता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को हर 90 रोज़ के अंदर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास मुनक्किद करना है। पिछले 10 माह में CCI का इजलास मुनक्किद नहीं हुआ। काबीना ने सख्त तशवीश का इजहार किया और समझती है काबीना कि यह आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। हम समझते हैं कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एक अहम इदारा है जो कि सूबों के जो मसाइल हैं वफाक के साथ उनको हल करने में, उनको स्ट्रीमलाइन करने में अपना किरदार अदा करता है। तो सख्त तशवीश का इजहार करते हुए काबीना ने भरपूर तरीके से ये डिमांड की है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि फौरी तौर पर वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास तलब करें ताकि जो सूबाई गवर्नमेंट्स के इशूज़ हैं, सूबों के जो इशूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए जो आइनी मैकेनिज़्म अवेलेबल है उसको इस्तेमाल किया जा सके। इसके साथ साथ काबीना ने कंडेम किया है ये जो पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल का कानून वफाकी हुकूमत ने विड्रॉ करते हुए एक नया ऑर्डिनेंस इशू किया है। काबीना ये समझती है कि आइन के आर्टिकल 153 और 54 के तहत ये मामला काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की निगरानी में आता है और वफाक को यूनिलैटरली इसके ऊपर फैसला नहीं करना चाहिए था और ये मामला भी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में पहले आना चाहिए था। और अगर CCI इसको अप्रूव करती, यानी कि वज़ीर आज़म और चारों वज़राए आला इस मामले पर नज़रसानी करते हुए फैसला करते, उसके बाद इसके ऊपर कानून साजी होती, तो ये काम आइन के मुताबिक होता। इसके साथ साथ काबीना ने इरसा के हवाले से जो वफाकी हुकूमत ने कल अपना नॉमिनी जिसका ताल्लुक सूबा सिंध से नहीं है उसकी तैनाती की है, उसके ऊपर भी सख्त तशवीश का इजहार किया और कल जो सिंध असम्बली से पास की जाने वाली रेजोल्यूशन थी उसकी भरपूर तरीके से तायीद करते हुए ये मुतालबा किया है वफाकी हुकूमत से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, कि जिस तरीके से 1999 से इरसा के अंदर जो फेडरल गवर्नमेंट का नुमाइंदा था उसका ताल्लुक सूबा सिंध से था, चूँकि सूबा सिंध लोअर राइपेरियन पे सिचुएटेड है इसलिए ये फ़ैसला 1999 में किया गया था और ये फ़ैसला चल रहा था इतने सालों से। तो एक बार फिर काबीना ने सिंध असम्बली की उस करारदाद को इंडोर्स करते हुए भरपूर तरीके से उसकी हिमायत करते हुए वफाकी हुकूमत से ये डिमांड की है कि इरसा का जो नुमाइंदा है जो उन्होंने पंजाब से नॉमिनेट किया है उस फैसले को कलअदम करार दें और जो नया नुमाइंदा है उसका ताल्लुक जो पास प्रैक्टिस थी वफाक की उसके ऐन मुताबिक सूबा सिंध से उसका ताल्लुक होना चाहिए। इसके साथ साथ काबीना ने जो चश्मा झेलम कनाल के ऊपर पावर प्रोजेक्ट बनने का फ़ैसला है उसके ऊपर भी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि ये एक ऐसा मामला है जिसको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर डिस्कस होना चाहिए था। आपको सूबों के खदशात को पहले एड्रेस करना चाहिए था और उसके बाद आपको इस मामले को टेक अप करना चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली एक बार फिर जो आइनी तरीक़ाकार है इन मामलों को हल करने का जो कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उसका इजलास मुनक्किद नहीं किया गया और एक बार फिर आपने सूबों को इग्नोर करते हुए यूनिलैटरली वफाक की जानिब से ये फ़ैसला हुआ है। इसके ऊपर भी सख्त तशवीश का इजहार किया है और फौरी तौर पर इस बात का मुतालबा किया है कि इन मामलात को आइन के मुताबिक हल किया जाए। आखिरी चीज़ जिसके ऊपर काबीना ने नागवारी और तशवीश दोनों का इजहार किया वो पिछले दिनों जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान कराची तशरीफ़ लाए थे तो गवर्नर सिंध और वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर उन्होंने बड़े बुलंद दावे किए कि वो वफाकी हुकूमत क्या क्या काम कराची शहर के लिए करना चाह रही है। कहीं उन्होंने 70 अरब का फिगर दिया, कहीं उन्होंने 100 अरब का फिगर दिया। काबीना ने इस गलत स्टेटमेंट की मजम्मत की है और मैं आपके सामने ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जितने भी प्रोजेक्ट्स खुसरो बख्तियार साहब ने जिनका क्रेडिट लेने की कोशिश की है वो तमाम प्रोजेक्ट्स चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से हो या वर्ल्ड बैंक के ताउन से हो, ये सारे प्रोजेक्ट्स सूबाई प्रोजेक्ट्स हैं जिन प्रोजेक्ट्स को कंसीव प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने किया
इन बैंकों के साथ निगोशिएट प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने किया और उसके बाद चूंकि एक फॉरेन ट्रांजैक्शन थी, अप्रूवल के लिए वो मामला वफाक के पास गया था इकोनॉमिक काउंसिल के अंदर। सिर्फ उन्होंने उस बात की मंजूरी दी, बाकी तमाम जो उस मंसूबों की कार्रवाई थी वो सूबाई हुकूमत ने की। वो कर्जा सूबाई हुकूमत ले रही है, उस कर्जे की रीपेमेंट सूबाई हुकूमत करेगी। तो ये गलत तरीके से उन्होंने सूबाई हुकूमत की काविशों को टेक ओवर करने की कोशिश की है, उसका क्रेडिट लेने की कोशिश की है। मैं इस तासुर की तरदीद करना चाहूँगा, डिस्प्यूट करना चाहूँगा और आपके सामने गुजारिश करना चाहूँगा कि ग्रीन लाइन के अलावा किसी प्रोजेक्ट को वफाक फंड नहीं कर रहा, चाहे वो ऑरेंज लाइन हो, रेड लाइन हो, वाटर बोर्ड की इम्प्रूवमेंट के हवाले से प्रोजेक्ट्स हो। ये तमाम काविशें प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है, सिंध गवर्नमेंट की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की है। तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा वफाकी हुकूमत से और वफाक के नुमाइंदों से कि गलत बयानी को अवॉइड करें, लोगों के सामने उन चीज़ों का क्रेडिट ना लें जो चीज़ें आपने नहीं की हैं। सारी काविशें, सारी जो एफर्ट्स हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिंध हुकूमत की है। इसके साथ साथ आज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हवाले से वज़ीर आला सिंध ने एक स्पेशल ब्रीफिंग रखी थी, जिसके अंदर आईजी सिंध और एडिशनल आईजी कराची दोनों को तलब किया गया था कि वो आके ब्रीफ करें काबीना अराकीन को। ये जो स्ट्रीट क्राइम के हवाले से बार बार खबरें आती हों उस बारे में ब्रीफ किया जाए। आईजी सिंध ने बड़े जामे और मुफस्सिल अंदाज में काबीना के अराकीन को पुलिस की जो काविशें हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, नंबर्स हैं, उनके हवाले से ब्रीफ किया और मवाजना उन्होंने 2013 से किया और बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप 2013 से कंपेयर करते हैं 2019 के हालात को तो सिग्निफिकेंट पेश रफ्ते और अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी सस्टेनेबल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अल्लाह ताला के करम से इस शहर के अंदर, इस सूबे के अंदर कायम है। लेकिन कुछ इशूज़ के ऊपर क्राइम में इजाफा हुआ है जिसके ऊपर काबीना ने नागवारी का इजहार किया और वज़ीर आला सिंध ने अहकाम जारी किए आईजी सिंध को भी, एडिशनल आईजी कराची को भी, कि आप भरपूर तरीके से अपनी काविशें करें, भरपूर तरीके से आप काम करें ताकि आप जो देर पा अमन की सिचुएशन हमने माजी में क्रिएट की थी तमाम स्टेक होल्डर्स के ताउन से, एक बार फिर हम वही सिचुएशन अचीव कर सकें। जो ताउन पुलिस को सिंध हुकूमत से चाहिए होगा, वज़ीर आला सिंध से चाहिए होगा, होम डिपार्टमेंट से चाहिए होगा, वो हम उनको करेंगे। लेकिन हम बेहतरी चाहते हैं। ये थोड़ा बहुत जो स्ट्रीट क्राइम इसमें इजाफा हुआ है इसको नहीं होना चाहिए था और पुलिस को इसके अंदर अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में एक और बड़े अहम इशू के ऊपर काबीना ने बड़ा सख्ती से, मैं समझता हूँ, नोटिस लिया इस मामले का। जो मंशियात के हवाले से इशू हैं इस सूबे के अंदर, ईरानी तेल के हवाले से जो इशू हैं और गुटका मेनपुरी के हवाले से जो इशू हैं, इसके ऊपर वज़ीर आला सिंध ने और काबीना के तमाम अराकीन ने पुलिस हुक्काम को ये हिदायत जारी की कि कुछ भी हो हमें अपने सूबे को मंशियात से पाक करना है। कोई अफसर जो मंशियात के घिनौने काम में मुलव्वस है, उनकी निगरानी कर रहा है, उनको फैसिलिटेट कर रहा है, उनके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए और फौरी तौर पर रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को सबमिट की जाए कि कौन कौन सी ऐसी काली भेड़ें हमारे पास मौजूद हैं जो कि इस घिनौने काम में इन्वॉल्व हैं। वज़ीर आला ने कैटेगोरिकली आईजी सिंध को भी, एडिशनल आईजी कराची को इस मामले को सख्ती से निमटने के अहकाम जारी किए और ये भी अहकाम जारी किए कि टोटल फिगर पेश किया जाए कि गुटके और मेनपुरी कितनी फैक्ट्रीज आपने पिछले 3 माह के अंदर बंद की है। हम इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है कि कितना आपने गुटके को सीज कर लिया। आप गुटका सीज करोगे, गुटका फिर आ जाएगा। असल चीज़ ये है कि गुटका कहाँ से स्मगल होके आ रहा है और कहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो इस सिलसिले में काबीना ने बड़ी कैटेगोरिकल हिदायत जारी की है कि रिपोर्ट सबमिट की जाए कि कितने आपने कारखानों के खिलाफ कार्रवाई की है, कितने कारखानों को सील किया है। कारखाने चाहे वो इंडस्ट्री की शक्ल में मौजूद हों, चाहे वो घरों में ऑपरेट कर रहे हों, काबीना ने कहा इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। अक्रॉस द बोर्ड जहाँ कहीं भी ये घिनौना काम जो कि हमारी आने वाली नस्लों को ख़राब कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और भरपूर तरीके से की जाए। और अगेन जो पुलिस अफसरान इस घिनौने काम में मुलव्वस हैं, इस काम को पेटर्नाइज कर रहे हैं, इस काम को फैसिलिटेट करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और कंप्लायंस रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश की जाए। इसके साथ साथ ऐसी फैक्ट्रीज़ जो कि गैर कानूनी तरीके से चल रही हैं, गैर कानूनी काम कर रही हैं, उनके खिलाफ अगर हुकूमत सिंध का कोई इदारा
कार्रवाई करता है, उनको सील करता है। तो पुलिस को ये हिदायत जारी की कि उनके पुलिस का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है SHO लेवल पर, SP लेवल पर, वो उसको मेक श्योर करेंगे कि कोई और शख्स आके उस फैक्ट्री को डीसील ना करे। अगर सिंध हुकूमत के किसी इदारे ने उस फैक्ट्री को, जो कि गैर कानूनी तरीके से चल रही थी, हमारे मुआशरे को ख़राब कराने के लिए कोई कार्रवाई करी थी, उसको अगर किसी भी इदारे ने कार्रवाई करते हुए उस फैक्ट्री को सील किया हो, तो पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि मेक श्योर करे कि किसी तरीके से भी वो फैक्ट्री डीसील ना की जाए। तो इस सिलसिले में हिदायत जारी कर दी गई और फॉलोअप रिपोर्ट्स, कंप्लाइंस रिपोर्ट्स के अहकामात वज़ीर आला सिंध ने जारी कर दिए हैं। इसी सिलसिले में एक और बड़ा फैसला जो सिंध हुकूमत ने किया है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हवाले से किया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों एक मीटिंग में वज़ीर आला सिंध ने ये फैसला किया था कि पुलिस महकमे में हम 0.5% कोटा रखेंगे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, और इसकी 0.5 आधा फीसद जी उनके लिए कोटा मुख्तस किया जाएगा। आज फैसला ये किया गया कि सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं बल्कि सिंध हुकूमत के हर इदारे के अंदर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को फैसिलिटेट करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको वापस मेन स्ट्रीम में लाने के लिए 0.5% का कोटा रखा जाएगा, सिर्फ पुलिस में नहीं। मैं समझता हूँ ये एक बड़ा अहम फैसला जो है सिंध हुकूमत ने किया, और ये पहली रिवायत है जो पाकिस्तान की रियासत में सिंध हुकूमत कायम करने जा रही है कि हमारे इंशाअल्लाह हर इदारे के अंदर जो अब रिक्रूटमेंट होगी उसके अंदर 0.5% कोटा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए मुख्तस किया गया है। इसी सिलसिले में पुलिस डिपार्टमेंट की, पुलिस सर्विस की एक रिक्वेस्ट थी कि वो पिस्टल्स ख़रीदना चाहते हैं, जिसके लिए वो सेपरा की एग्जामेशन चाहते थे, सिंध हुकूमत से अप्रूवल चाहते थे। तो इस सिलसिले में कैबिनेट कमेटी एक बनी थी और उसने अपनी आज रिपोर्ट काबीना के सामने सबमिट की, और काबीना ने इस बात की मंजूरी दी कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वहाँ से पुलिस जो है वो पिस्टल ले सकेगी, ताकि जो सिंध हुकूमत का फैसला था कि सड़कों पे जो सिविलियन एरियाज़ हैं, जो आम एरियाज़ हैं, वहाँ पे बड़ा हथियार नज़र न आए, बड़े वेपन नज़र आए, तो इसलिए पुलिस को फैसिलिटेट करने के लिए वो छोटे हथियार की ख़रीदारी के लिए इस बात की इजाज़त दे दी है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन, यानी कि हुकूमत सिंध इसको पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से ख़रीदेगी। तो इसलिए सेपरा रूल्स की एप्लीकेबिलिटी के ऊपर सेक्शन 21 के एन मुताबिक एग्जेम्पशन का फैसला आज सिंध काबीना ने किया है, ताकि फौरी तौर पर इन पिस्टल्स को ख़रीदा जा सके और एक अहम मसले को हम हल कर सकें। इसके साथ साथ आपको याद होगा कि सिंध ने इस साल की इब्तिदा में मार्च में पाकिस्तान का पहला ऐसा कानून पास किया था जिसके तहत कोई इंजर्ड शख्स को मेडिकल ट्रीटमेंट हर हस्पताल के लिए लाजमी करार दी गई थी। तो इस सिलसिले में उसके जो रूल्स बनने थे वो रूल्स आज काबीना के सामने पेश हुए, और काबीना ने यूनानिमसली उन रूल्स को मंजूर करते हुए इस बात की मंजूरी दी कि फौरी तौर पर वो एक्ट अब इन्फोर्सेबल हो जाए, और हेल्थ डिपार्टमेंट को ये हिदायत दी कि फौरी तौर पर वो एक डेटाबेस मुरतब करें कि कौन कौन से ऐसे अस्पताल हैं 50 बेड्स एंड अबव के, जहाँ पर वो एम्बुलेंस और कंपलसरी लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट मुहैया की जा रही है। मैं ये वादे करता रहूँ कि ये बड़ी अहम संगी मील इसलिए है कि इवन प्राइवेट अस्पतालों के अंदर जो ये कंपलसरी ट्रीटमेंट दिया जाएगा इंसानी जान को बचाने के लिए, इसके अखराजात आपकी सिंध हुकूमत बेयर करेगी। कोई भी शख्स हो, अगर उसको गोली लगती है खुदा ना खास्ता, या कोई बड़ा फेटल किस्म का एक्सीडेंट होता है और उसको अस्पताल ले जाया जाता है, तो कभी कभार वो प्राइवेट हॉस्पिटल ये सोचते हैं कि उनके अखराजात कौन बेयर करेगा। तो ये जिम्मा भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सिंध हुकूमत ने उठाया है। हमने इसके ऊपर कानून साजी सिंध असम्बली से मंजूर कराई थी, और आज सिंध काबीना ने इसके रूल्स को भी मंजूर किया है। तो इंशाअल्लाह हम इस चीज़ को भी इन्फोर्स करने जा रहे हैं। इसी सिलसिले में सिंध गवर्नमेंट ने सिंध रेस्क्यू एंड एमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस भी स्टार्ट की थी अमन फाउंडेशन के ताउन के साथ कराची शहर के अंदर। काबीना ने इस बात की मंजूरी दी कि बार बार उसको पैसे देने के लिए एक सेपरा की रिक्वायरमेंट आती है, तो जब तक ये वो प्रोसेस स्ट्रीमलाइन नहीं होता तो उसको एग्जेम्पशन दी गई है कि जो पैसे दिए जाएंगे अमन फाउंडेशन को ये एम्बुलेंस सर्विस चलाने की, इसकी एग्जेम्पशन हमने उनको जून 2020 तक दी है। यानी कि अगले 8 माह तक इस तरतीब को फॉलो नहीं किया जाएगा, उनको एग्जेम्पशन दी गई है। तब तक इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड के तहत अप्रूव करा के इसकी फॉर्मल मंजूरी दे दी जाएगी। आज काबीना ने वफाकी हुकूमत से एक ड्राफ्ट आया था रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से, ऑल्टरनेट एनर्जी के हवाले से, तो उसका भी पोस्ट फैक्टो अप्रूवल दिया है और इस बात की मंजूरी दी है कि
इस मामले को वापस वफाक को कन्वे कर दिया जाए हमारी ऑब्जर्वेशंस के साथ। एनर्जी डिपार्टमेंट ने बड़ी जामे ब्रीफिंग दी थी और अपनी ऑब्जर्वेशन इस पॉलिसी के हवाले से दी थी। इस पॉलिसी में सिंध हुकूमत ने इस बात पर जोर दिया है कि माजी में जो वफाकी हुकूमत अपनी कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी के थ्रू फैसले करती थी, वो फैसले नहीं होने चाहिए, फैसले काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के थ्रू होने चाहिए, सीसीआई के थ्रू होने चाहिए। तो इस बात पर हमने जोर दिया है कि चूंकि हम सब आईने पाकिस्तान के ताबे हैं, आईने पाकिस्तान के पाबंद हैं, चूंकि ये सीसीआई का सब्जेक्ट है, इस मामले को भी सीसीआई के अंदर अप्रूव होना चाहिए और तमाम इस तरह के फैसले जो हैं वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को करने चाहिए। गंदम के हवाले से फैसला किया गया और गंदम के जो बोरी है उसका रेट तयन किया गया 3,450 रुपये पर बैग। ये 100 किलोग्राम का जो बैग है उसके लिए कीमत का तयन किया गया 3,450 रुपये पर बोरी। और इसी तरह 1 लाख टन गंदम पास्को से भी खरीदने का फैसला किया गया है 3,672 रुपये पे। इस बात की भी मंजूरी आज काबीना ने दी है। इसके अलावा मास ट्रांजिट के हवाले से बड़ा एक अहम जुज़ था कि किस फेयर के ऊपर वो मास ट्रांजिट के प्रोजेक्ट्स चल पाएंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ग्रीन लाइन वफाकी हुकूमत ने पिछले दिनों ऐलान किया है कि अगले 9 माह में, यानी कि अगले अगस्त तक वो कंप्लीट करने जा रहे हैं और उसको इन्फोर्स करेंगे। इसी के साथ साथ हमारी जो ईदी लाइन है वो भी कंप्लीशन की तरफ जा रही है। तो ज़रूरी इस बात को करना था तय कि उसका फेयर क्या होगा, किस तरीके से फेयर का तयन किया जाएगा। तो आज काबीना ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के इस प्रपोजल को कि क्या फेयर होगा, कितने पैसे चार्ज किए जाएंगे इस मास ट्रांजिट सर्विस में, उसकी मंजूरी दी है। रेट्स जो तफसील से वो प्रेस रिलीज में आपके साथ शेयर कर लिए जाएंगे। लेकिन मैं ये वादे करूं कि इसकी स्लैब बनाई गई है कि 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे क्या फेयर होगा, 15 किलोमीटर पे क्या होगा, 25-30 किलोमीटर पे क्या होगा और पूरी जर्नी अगर आप तय करेंगे तो क्या होगा, ताकि गरीब आदमी को जो कम्यूटर है जिसको जितनी रिलीफ दी जा सके वो रिलीफ देने की हमने कोशिश की है। ये तमाम फैसले जो अहम फैसले थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी चीज़ें इंशाल्लाह आपके साथ प्रेस रिलीज में शेयर कर ली जाएंगी। बहुत शुक्रिया। सर ये बताइएगा जो सफर तय करने के लिए स्टेप्स बनाए गए हैं उसके लिए बसों की तो ज़रूरत है। 11 मई को वजीर ट्रांसपोर्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 1,000 बसें आ रही हैं। उसके बाद 21 अगस्त को असेंबली में ही पूरा का ऐलान किया कि सितंबर के आखिरी में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में बसें आ रही हैं। ये बसें कब तक आ जाएगी तो ये बता दें। तो दूसरा ये बताएगा कि JUI की एक दिल्ली तंजीम है जो कि उनके वॉलंटियर्स होते हैं, उस पर वफाक ने कहा कि इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। क्या इस हवाले से कोई मरासला वफाक के संबंध में हो रही है? देखिए, जब आप बसों की बात करते हैं तो बसों का इस्तेमाल तो तब होगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा। अभी तक तो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं हुआ, तो अगर आप बसों को पहले ले आएंगे तो उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ेगी और वो सिंध हुकूमत ही बेयर करेगी, कोई और तो बेयर नहीं करेगा। तो इसलिए ये जो आप कह रहे थोड़ी सी एक्सटेंड हो रहा है टाइम, में डिले हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक खड़ा नहीं हुआ उसका, नंबर 1। नंबर 2, ये जो बसों के हवाले से आपने सवाल पूछा, ये सवाल तो आपको वफाकी हुकूमत से पूछना चाहिए जिसकी जिम्मेदारी थी ग्रीन लाइन मंसूबे का इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट करना। और मेरे वज़ीर आज़म, मेरे कप्तान इमरान खान ने 16 सितंबर 2018 को मेरे गवर्नर के घर में आके ये ऐलान किया था कि अब हमें सिंध हुकूमत की ज़रूरत नहीं है, हम 3 माह के अंदर बसेस ले आएंगे। वो ऐलान किए हुए आज 1 साल से ऊपर हो गया है। बसेस तो छोड़े, कोई टायर भी वफाकी हुकूमत नहीं लेके आई। और आज भी वफाकी हुकूमत ने जो ऐलान किया है वज़ीर आज़म के दौरे के बाद, वो ये कहा है कि हम अगले साल अगस्त तक लेके आएंगे। तो ये बुनियादी सवाल बसेस की नॉन अवेलेबिलिटी का, मैं समझता हूँ ये वादा वफाकी हुकूमत ने किया था, ये वादा माजी में मियाँ नवाज शरीफ ने किया था और रिसेंट पास में ये वादा जनाब इमरान खान साहब ने किया था। अभी तक वादा उन्होंने वफा नहीं किया, जैसे कि और वादे वो वफा कराची शहर से नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूँ ज़्यादा अप्रोप्रिएट सवाल जो है आपका ये वफाकी हुकूमत से जाएगा। जहाँ तक मरासले का ताल्लुक है, जी बिल्कुल मरासला हमें वफाकी हुकूमत से मौसूल हुआ है और सिंध हुकूमत एक आइनी हुकूमत है, कानून के मुताबिक चलने वाली हुकूमत है। जो पाकिस्तान के अप्लीकेबल कवानीन हैं उसके ऐन मुताबिक सिंध गवर्नमेंट काम करेगी। अच्छा, मुख्तार ने K4 समेत दीगर मंसूबों का उनका भी जिक्र किया है और कहा है कि अब ये वफाक मुकम्मल करेगा, तो क्या ये अब आपकी जिम्मेदारी खत्म होगी? मैं कहता हूं अगर इस बात पर वो कायम रहें तो इससे अच्छी क्या बात होगी। हम तो बार बार, हमारा गिला यही है कि वफाक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। तो अगर आप कह रहे हैं कि खुसरो बख्तियार साहब ने, यानी वफाकी वजीर मनसूबा बंदी ने ऐलान किया है
कि वो K4 को खुद बनाएंगे, तो मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी खबर है, मैं इसको वेलकम करना चाहूँगा। लेकिन अगर आप हक़ाइक़ पर नज़र डालेंगे तो मैं समझता हूँ हकीकत कुछ और है। वफाकी हुकूमत की कमिटमेंट नज़र नहीं आती। जो भी वाटर बोर्ड की रिस्ट्रक्चरिंग के हवाले से कर्जा लिया जा रहा है, ये आपकी सूबाई हुकूमत ले रही है, वर्ल्ड बैंक से ले रही है। इसकी एक एक प्रोसेस प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सिंध गवर्नमेंट ने इस प्रोसेस को कंप्लीट किया है। वफाक इसमें कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं है। अगर वफाक कहती है कि हमारे साथ वो जिम्मेदारी निभाने को तैयार हैं, तो मैं समझता हूँ ये प्रोजेक्ट इतने डिले नहीं होते। 2.5-3 साल इसके अप्रूवल देने में इनको लगा है, तो मैं समझता हूँ इनका इंटरेस्ट ये करके मैं आ रहा हूँ। तीसरा जो हॉस्पिटल के हवाले से आपने कहा है कि जल्द से जल्द किसी भी जख्मी का इलाज किया जाए, तो इन मामलों में अक्सर ये होता है कि कोई जख्मी होता है, जब तक उसको पुलिस का लेटर नहीं मिलता तब तक डॉक्टर हाथ नहीं लगाता। इस सवाल से क्या देखिए, मैं समझता हूँ तफरीक की सियासत पीपल्स पार्टी बिलीव नहीं करती, तो देही और शहरी सिंध की आप बात ना करें। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की बात हो रही है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को सिर्फ पुलिस में नहीं, सिंध हुकूमत के हर इदारे में उस परसेंटेज के ऐन मुताबिक रोज़गार फराहम किया जाएगा उनको मेन स्ट्रीम लाने के लिए। मेरे पास इस वक्त वो फिगर्स मौजूद नहीं है कि सूबा सिंध में कितने ख्वाजा सिरा मौजूद हैं। अगर मेरे पास फिगर मौजूद हो तो मैं आपके साथ शेयर कर लेता। जहाँ तक आपने पुलिस की बात की, पुलिस सर्टिफिकेट की बात की, ये अगर आप वो कानून पढ़ेंगे जो कि हमने मार्च 2019 में सिंध असेंबली से पास कराया था, उसके अंदर पहला मुद्दा जो तय किया गया वो ये है कि किसी फॉर्मेलिटी का वेट नहीं किया जाएगा। पहले इंटरेस्ट होगा इंसानी जान को बचाना, इंसानी जान को बचाया जाएगा, उसके बाद वो तमाम चीज़ों को तय किया जाएगा। ये करके मैं आपके पास आ रहा हूँ। आज आईजी सिंध ने अमन अमान से मुतल्लिक ब्रीफिंग की है काबीना को। स्ट्रीट क्राइम से मुतल्लिक उसने कहा है कि गैर कानूनी तारकीन वतन इस अमल में मुलविस है। क्या सिंध हुकूमत ने बैन लगाया था, पाबंदी लगाई थी इनके लिए? देखिए, मैं समझता हूँ हुकूमत को एक्सक्यूज़ पे नहीं जाना चाहिए, हुकूमत को एंड रिजल्ट के ऊपर जाना चाहिए। बहैसियत हुकूमत सिंध हम आंसरेबल हैं लोगों को, और लोग सवाल पूछते हैं कि क्यों ये स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है, तो मैं समझता हूँ उनको ये नहीं कह सकते कि ये वजूहात हैं। एक वजह तो लोग ये भी कहते हैं, जो आज काबीना में आईजी साहब ने बिल्कुल बताया कि जो मुल्क की मुआशी सिचुएशन है, मुआशी सूरत हाल की वजह से लोग इतने बेरोज़गार हो गए हैं कि वो इस तरफ राग़िब हो रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ बहैसियत स्टेट हमारी जिम्मेदारी है कि इस मामले को रिजॉल्व करें, और यही अहकामात वज़ीर आला सिंध ने और काबीना ने पुलिस को इशू किए हैं कि कम वॉट में हमें सस्टेनेबल पीस देने की ज़रूरत है अपने शहरियों को। और जो ये स्ट्रीट क्राइम का जिन काबू से बाहर हो रहा है, इसकी रोकथाम के लिए जो भी चीज़ सिंध पुलिस को करनी पड़े वो पुलिस को करनी चाहिए और फौरी तौर पर करनी चाहिए। ये करके मैं आ रहा हूँ, मैंने पहले जी ये करके किसका जी? हाँ, मैं समझता हूँ इशू सिर्फ उनका नहीं है, इशू हम सबका है, क्योंकि हम भी वहीं के हैं भाई। ये हुकूमत वहीं की है, थर भी हमारा है, बदीन भी हमारा है, ठट्टा भी हमारा है। तो हम तफरीक नहीं करते कि कौन सा क्या एरिया है। हर जगह से लोगों ने, सिंध की आवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुंतखब करके बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में इलेक्ट किया है। जहाँ कहीं भी जो भी काम सिंध गवर्नमेंट को करने की ज़रूरत है अपनी आवाम के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए, हमने मादी में भी वो काम किया है, हम आज भी कर रहे हैं और मुस्तकबिल में भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। जी, ये बारी अंग्रेज़ी के अंदर एक मुहावरा है, मी माई सेल्फ एंड माई सेल्फ। ये जो वफाकी हुकूमत है मेरे ख़्याल में अपनी ज़ात के आगे सोचती नहीं है। जो पिछले 14-15 माह में इन्होंने पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का इस्तेहसाल किया वो आपके सामने है। और मैं बार बार कहता रहा हूँ कि वज़ीर आला सिंध
से शायद वो इसलिए नाला है कि वज़ीर आला सिंध आवाम की हुक्मरानी में बिलीव करते हैं। वो इलेक्टेड आदमी है, वो सेलेक्टेड नहीं है, वो इलेक्टेड आदमी है। वो आवाम के राइट्स पर फोकस करते हैं। वो बार बार जब भी वफाक से मिलते हैं, वफाक को कहते हैं कि सिंध को उसके हिस्से का जो NFC शेयर है वो दो, सिंध को उसके हिस्से का पानी दो, उसके हिस्से की बिजली और गैस दो। बार बार वज़ीर आला सिंध कराची शहर के लिए कहते हैं कि जो 162 अरब रुपए का वज़ीर आज़म ने वादा किया था, खूबसूरत ख्वाब कराची वालों को दिखाया था, उस वादे को वफा करो। जो हैदराबाद की आवाम को उन्होंने इस्लामाबाद में बैठ के एक यूनिवर्सिटी का तोहफा देने का ऐलान किया था, जहाँ पर उन्होंने MKM के दोस्तों को माशाल्लाह नफीस का लक़ब दिया था, वो यूनिवर्सिटी का है, उसका मुतालबा करते हैं। जो थर जाके उन्होंने वादे किए थे कि हम वहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट हस्पताल कायम करेंगे, उस बारे में वादा वफा नहीं किया। फेडरल PSDP में जो सूबा सिंध की आवाम को इग्नोर किया जा रहा है, सूबा सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोजेक्ट्स को इग्नोर किया जा रहा है, तो बार बार वो जो इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक चीफ एग्जीक्यूटिव है सिंध की आवाम का, वो सिंध का मुकदमा रखता है। और चूंकि वफाक के पास उन सवालात का जवाब नहीं है, वफाक को पता नहीं है कि उन सवालात का जवाब वो कैसे दे सकते हैं, तो इसलिए वो उनको अवॉइड करते हैं। उनके बाद चूंकि जवाब मौजूद नहीं है। ये करके सबके घर में देखिए, अफ़गानिस्तान पे सिंध हुकूमत का कंट्रोल नहीं है, बलूचिस्तान पे समंदरी हदूद पे हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल तो अपने बॉर्डर के अंदर है, तो हमारी जुरिस्डिक्शन तो वही है। इसलिए मैं समझता हूँ वफाक को अपनी जिम्मेदारी निभाने की ज़रूरत है। कस्टम वफाक का इदारा है, बॉर्डर जो पेट्रोलिंग की जाती है वो वफाक करती है। तो मैं समझता हूँ उसके अंदर वफाक को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। उनको भी मैं समझता हूँ जो स्टेटमेंट आज सूबाई काबीना ने मंशियात के खिलाफ दिया, मैं समझता हूँ अगर इस तरह का स्टेटमेंट वज़ीर आज़म की जानिब से भी आएगा तो मैं समझता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होगा कि वज़ीर आज़म भी मंशियात के खिलाफ रोकथाम के लिए कोई पॉलिसी स्टेटमेंट वफाकी हुकूमत का दें। हम तो उनसे डिमांड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, ये वाज़े कर दूँ कि सख्त नागवारी का इजहार आज सूबाई काबीना ने, सूबाई हुकूमत ने किया है कि जहाँ कहीं भी ये घिनौना कारोबार सूबाई सिंध में चल रहा है उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। और अगर काली भेड़ें विद इन द रैंक्स एंड फाइल्स ऑफ पुलिस कोई मौजूद है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और कंप्लायंस रिपोर्ट वज़ीर आला को सबमिट की जाए। मैं समझता हूँ ये बड़े वाज़े तौर पर सिंध हुकूमत की पॉलिसी को बयान करती है, पॉलिसी को अयां करती है। और इंशाअल्लाह आपकी कोऑपरेशन के साथ, आप तमाम दोस्तों की कोऑपरेशन के साथ हम इस मामले को रिजॉल्व करने में कामयाब होंगे। जी, ये करके आ रहा हूँ। कराची को जो है बिल्डर माफिया के रहम पे छोड़ा हुआ है, हर तरफ जाली स्कीमें जो है वो है और लोगों को कब्जा दिया नहीं जा रहा है। इस हवाले से SPCA को अगर शिकायत की जाए तो उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है और वो चूंकि तरफ अफसरान मिले हुए बिल्डर माफिया से, इस हवाले से SPCA को कोई पाबंद करने के हवाले से फैसले? देखिए, SBCA कानूनी इदारा है, इसको कानून को फॉलो करना उसके लिए लाजिम है। इस सिलसिले में वाज़े करूँ, जब वज़ीर आला सिंध की सफाई की मुहिम स्टार्ट हुई थी तो उसके अंदर वज़ीर आला सिंध ने सिर्फ सफाई के हवाले से बातचीत नहीं की थी, उसमें SBCA के रोल के ऊपर भी बात की गई थी कि जगह जगह गैर कानूनी तामीरात की जानी, SBCA क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा। तो वज़ीर आला सिंध ने बड़ा सख्ती से इस बात का नोटिस लिया था और अहकामात जारी किए थे सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को भी और DG SBCA को भी कि जहाँ कहीं भी सिंध के अंदर गैर कानूनी तामीरात हैं उनको पॉइंट आउट करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, कोई इसके ऊपर रिलैक्सेशन नहीं बरती जाएगी। इनफैक्ट मैं उसी मीटिंग का एक हवाला दूँ, उसी दिन अखबार में एक डिस्ट्रिक्ट सेंटर में बिल्डिंग बनी थी, उसके हवाले से कोई चीज़ पॉइंट आउट की गई थी। फौरी तौर पर यह मामला वज़ीर आला सिंध के नोटिस में आया था और फौरी तौर पर कार्रवाई की गई थी। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपके पास कोई तफसीलात हैं, मालूमात हैं, वो हमारे साथ शेयर करें। मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि SBCA कार्रवाई करेगी। देखिए, जाली सोसाइटी को
अगर आप चाहते हैं कि सिंध हुकूमत रेगुलराइज करना शुरू कर दे, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा ये फैसला है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले भी बीच में जिसको बरूए खातिर लाना होगा। इस तरीके से इसका फैसला नहीं किया जा सकता है। इसको ब्रॉड बेस्ड कोई सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, वो ढूंढ के हम आपको बताएंगे जी। अच्छा, कच्ची आबादी के हवाले से फैसला हुआ है कि 6 से 8 मंजिला जो इमारतें कायम की गई हैं उनको तोड़ने के हवाले से फैसला हुआ। क्या काबीना इसके हवाले से मंजूरी दी है? दूसरी बात यह कि एक सूबे में ग्रिड कायम करने के हवाले से भी क्या फैसला हुआ है? पहले भी वज़ीर आला सिंध के खिलाफ जो है वो नेब में इस तरह के मामला चल रहे हैं कि जो बिजली का प्लांट बनाया गया है तो उस पर बुलाया जा रहा है, तो क्या उस पर कोई एक्शन होगा? तीसरी बात है जो जेंडर का आपने बयान दिया है उसमें आपने 0.05 नहीं कहा, 0.5 का है, आधा। अच्छा, मैं कच्ची आबादी के हवाले से जो आपका सवाल है, तो पहले तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने उसका नाम तब्दील कर दिया, कच्ची आबादी यूज़ ना करें, ह्यूमन सेटलमेंट उसको कहते हैं। हमारे पाकिस्तानी रहते हैं, हमारे शहरी रहते हैं, तो उसको कच्ची आबादी ना करें, ह्यूमन सेटलमेंट उस इदारे का नाम है। तो ह्यूमन सेटलमेंट का ये इंटरनल मैटर है। उसके वज़ीर ने एक पॉलिसी स्टेटमेंट दिया है इंटरनली कि वो क्या उनका विजन है। तो ये एक मामला काबीना के अंदर ज़ेरे गौर नहीं है, काबीना का ये मामला था नहीं। जो दूसरा आपने सवाल मुझसे पूछा जी, ग्रिड स्टेशन के हवाले से सिंध हुकूमत पहले फैसला कर चुकी है। हमने पहले अपनी STDC कंपनी कायम की और बाद में काबीना ने मंजूरी दी कि सिंध वो पहला सूबा होगा जिसकी अपनी प्रोविंशियल ग्रिड कंपनी होगी। आज काबीना में सेक्रेटरी तवानाई ने ब्रीफ किया कि हमारी वो जो दरख्वास्त फेडरल गवर्नमेंट के साथ पेंडिंग है उसके अंदर बहुत हद तक पेशरफ्त हुई और इंशाल्लाह अनकरीब अच्छी खबर हमें मिलने वाली है कि उस कंपनी की मंजूरी दे दी जाएगी। जहाँ तक आपने डर खौफ की बात की, मैं समझता हूँ वज़ीर आला सिंध कल खुद ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि वो शहीद भुट्टो के फॉलोअर हैं। वो जाली मुकदमात से, जाली केसेस से, झूठी इन्वेस्टिगेशन से घबराते नहीं हैं। इन परेशानियों से हमने कभी अवामी खिदमत के अपने इंटरेस्ट को तर्क नहीं किया। हम आवाम की खिदमत कर रहे थे, कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह की रज़ा से करते रहेंगे। एक हमीद का हो चुका है। कच्ची आबादी में कच्ची आबादी कमिश्नर का तबादला चीफ सेक्रेटरी कर देते हैं वजीर ज़राअत और सेक्रेटरी ज़राअत को बताए बगैर, जिससे जो अदायगियाँ हैं आबादगारों की वो मुतासर होती हैं। तो ये क्या इस तरह की क्या प्रैक्टिस हो रही है? देखिए, मैंने ये फैसला पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, तो मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन मैं इस बात पर कन्विंस्ड हूँ कि सिंध हुकूमत जो उसके रूल्स ऑफ बिजनेस हैं, मुताल्लिका क़वानीन है, उसके हिसाब से चल रही है। चीफ सेक्रेटरी साहब भी लॉ नोइंग आदमी है, सीनियर ब्यूरोक्रेट है, उनको पता है उनकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं। तो मैं मुझे चूँकि एग्जैक्टली इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं चेक करके आपको बताऊँगा, बट मेरी अजम्पशन ये है कि रूल्स ऑफ बिजनेस को फॉलो किया जा रहा होगा जी। इसके बाद अच्छा, इसमें मैं अब आपको क्या कहूँ, आप मेरे ख्याल में भंग पीते हैं, शायद इसलिए आपको परेशानी है। मजाक कर रहा था मैं जी। मैं बुनियादी तौर पे IG सिंध ने जो फैक्टर्स बताए उसमें मल्टीपल हैं। उसके अंदर कुछ हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं जिनके बारे में उन्होंने कहा कि पुलिस पकड़ती है, बाद में अदालत उनको बरी कर देती है, उनको बेल पर छोड़ देती है। उन्होंने बात की कि हमें लोगों को करेक्टिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है ताकि हम उनको क्राइम से हटा के मुआशरे का एक इज़्ज़तदार शहरी बना सके। और तीसरी और अहम वजह जो कि हम सब फील करते हैं कि जो मईशत का इस वक्त हाल है, जो बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ी है, तो लोग इस वक्त बेरोज़गार हो चुके हैं। लोगों को परेशानी ला के कैसे अपने बच्चों को लुक आफ्टर कर सकें, उनका पेट पालें। तो उनका भी एनालिसिस था जो कि हम आए दिन मीडिया पे सुनते हैं कि बहुत सारे इस तरह के लोग भी उस तरफ राग़िब हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ वफाकी हुकूमत को ज़रा सोचना चाहिए इस मामले के बारे में कि जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया हुआ है, उसमें उसका नुकसान हम सूबे में रहने वाले लोगों को भी हो रहा है। इस मामले को रिजॉल्व करने के लिए मैं समझता हूँ वफाकी हुकूमत को अपनी माशी पॉलिसी को बेहतर बनाने की ज़रूरत है ताकि गरीब आदमी के मसाइल हल हो सके। ये करके बंदा पैसे भी अच्छे खासे ये लेते हैं जो
इसीलिए आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और इसीलिए वजीर आला सिंध ने कहा कि मुझे बताइए आपने क्या क्या कार्रवाई की है, कौन सी फैक्ट्री कौन सा गोदाम सील किया है, ये बताइए कि आपके अपने इदारे के अंदर जो काली भेड़ हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है। ट्रांसफर होने से फर्क नहीं पड़ेगा, उसको अपने सीपीओ में बिठाने से फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई शख्स सरकारी अफसर मंशियात के काले धंधे में मुलव्वस है तो उसको सरकारी नौकरी पर रहने का कोई हक हासिल नहीं है और पुलिस को, आईजी सिंध को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और इसीलिए वज़ीर आला सिंध ने उनसे लिस्ट मांगी है कि कौन से वो अफसरान हैं जो कि इसमें मुलव्वस हैं और कंप्लाइंस रिपोर्ट मांगी है कि आप क्या क्या कार्रवाई करें। तो ये मैं आपको बता दूं, ये चीज़ हमने उनके ऊपर नहीं छोड़ी है। हम भी इसी मुआशरे में रहते हैं, हमें ही पता चलता है कौन क्या कार्रवाई कर रहा है, कौन किस तरह किसी से फैसिलिटेट कर रहा है। तो इंशाल्लाह इसको फॉलो अप करेंगे और मंतकी अंजाम तक लेके गए ये करेंगे। मैं समझता हूं कि माजी में जो नैब की हिरासत में अशखास अपनी जान से गए हैं वो भी एक हकीकत है और आप तमाम दोस्त वो सवाल हम सियासी रहनुमाओं के साथ उठाते हैं कि जिन अशखास की जान कस्टडी में रहते हुए गई है वो भी ज़्यादती किसी न किसी ने की होगी। मैं चेयरमैन नैब के स्टेटमेंट को वेलकम करता हूं अगर वो कहते हैं कि नैब एक इंसान दोस्त इदारा है और मैं उम्मीद करूंगा कि अपने इक़दाम से नैब एक्चुअली ये बात साबित करेगा कि नैब इंसान दोस्त, स्टेट दोस्त, हुकूमत दोस्त इदारा है जो कि चीज़ों को राह रास्त में लाने के लिए अपना किरदार अदा करे। हुकूमत भी चाहती है कि जहाँ करप्शन है उसके खिलाफ रोकथाम की जाए। हमें बताएं, हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन हम बार बार ये कहते हैं कि प्रोसिक्यूट करो, प्रोसिक्यूट ना करो। हिरासत में लेने से पहले अगर किसी शख्स के खिलाफ जुर्म आप अदालत में साबित कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से कानूनी उसूलों को फॉलो करें। आखिरी सवाल, कर लेता हूँ, समझ गया मैं। इस्लाम ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो से मुतालबा किया है कि ये जो एफआईआर दर्ज की है ये बताएं कि किस तरह दाखिल हुई है। वही जेयूआई जो 3 रोज़ पहले तक हमारे बारे में बुरी बुरी बातें करी थी, आप उसकी बात करें, छोड़ें, उस पर ना जाएं। मैं अपनी गवर्नमेंट के बिहाफ पे आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट रूल ऑफ लॉ में बिलीव करती है। हम इंसानी फंडामेंटल राइट में बिलीव करते हैं कि लोगों को एहतजाज का हक होना चाहिए, बट वो एहतजाज कानून के मुताबिक होना चाहिए। कि अगर आप प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, पीसफुल अंदाज में प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ सिंध हुकूमत को उस बात पर कोई एतराज़ नहीं है। और इस बात पर मैं आपको आज काबीना के हवाले से बता दूँ कि सिंध गवर्नमेंट बड़ी क्लियर है कि पीसफुल अंदाज से जो शख्स भी प्रोटेस्ट करेगा वो प्रोटेस्ट करे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन कानून को हाथ में लेने का किसी को ना हक है ना राइट है और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक पुरअमन अंदाज में कोई शख्स भी अगर प्रोटेस्ट करना चाहता है वो प्रोटेस्ट करे, में कोई एतराज़ नहीं है। कौन सा? सर इसमें ये भी इजाफा कर दीजिए, गुटखे की बुनियादी शुरुआत पान है, तंबाकू का पान है, उस हवाले से भी कोई कानून साजी की गई है? देखिए मुझे इस बात का इल्म नहीं है, मेरे पास तफसीलात नहीं है, मैं इसलिए नहीं कह सकता कुछ। लेकिन मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि अगर इस इशू से भी हमारी आने वाली नस्लों को नुकसान पहुँच रहा है तो इंशाल्लाह बहैसियत हुकूमत हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। बहुत शुक्रिया।